देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। एक बार कंफर्म कर दो, कोई नहीं। रिकॉर्डिंग का Yes. मैसेज क्या। गुड इवनिंग क्यों। गुड इवनिंग। ऐसा देखो, हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, लेकिन लास्ट दिन क्या हुआ था, वो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज के वजह से ना ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने स्टार्ट तो किया था, पर हम लोग इसको कर नहीं पाए। लेकिन मैंने ना ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा इसका एडजस्टमेंट को डिस्कस कर दिया था, और वो वाला क्लास शायद मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। वो 36 मिनट्स का होगा, क्योंकि बार बार जो है इलेक्ट्रिसिटी जा रहा आ रहा था। तो आज ना, और हम इसको अलग से डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। वो क्लास शेयर कर देंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। मतलब डिस्कस तो जरूर करेंगे, विदाउट डिस्कस किए बिना तो हम लोग क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। लेकिन हम और इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहे, क्वेश्चन करवाते करवाते सारे पॉइंट को हम एक बार बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें श्री गावस्कर का अकाउंट्स बनाना था, पूरा फाइनल अकाउंट्स उनका बनाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट जैसे जैसे आएगा वैसे हम लोग जो है करते जाएंगे। तो गुड इवनिंग अर्षद। Good evening, ma'am. सो क्वेश्चन नंबर 12। इन द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट सारी चीज बनानी है। तो यहाँ पर लिख देते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये पूरा एक पेज और थोड़ा और रख लेते हैं। ठीक है, काफी सारा एडजस्टमेंट था, तो पूरा एक पेज और यहाँ पर थोड़ा और जगह रख लेते हैं, और यहाँ बना लेंगे बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2020। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। आवाज नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो तो एसेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं लाइबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो कैश इन हैंड, अच्छा एडजस्टमेंट किन किन चीजों पे था वो जब हम लोग को पता चल जाएगा। देखो क्योंकि मैंने लास्ट दिन डिस्कस कर दिया था, डिस्कस करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्कस तो मेरा किया हुआ है, क्लास वो शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग का
क्या क्या चीजों पे एडजस्टमेंट था मुझे थोड़ा थोड़ा वो याद है, ठीक है। हम तुम लोग को एक रिकॉल करवा देते हैं। देखो, एक बिल्डिंग पे हम लोग का एडजस्टमेंट है, यहाँ पर दिख रहा है फर्नीचर पे है, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट पे है, स्टॉक यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे नीचे का जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका पोस्टिंग 2 जगह पे होगा, ये भी मैंने बता दिया था। कहाँ कहाँ होगा सारी चीज डिस्कस हो गए थे, बस हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले थे कि हम लोग का ये नहीं हो पाया, जो भी हो। तो उसके बाद यहाँ पर गोडाउन रेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट था, विश्वनाथ से लिए गए लोन के ऊपर एडजस्टमेंट था, प्रोविजन क्रिएट करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी एडजस्टमेंट होगा उस पॉइंट पे हम लोग को एक जो है नंबर या कुछ भी एक जो है हम लोग को पॉइंट आउट कर लेना चाहिए। लाइक जैसे देखो, बिल्डिंग, जब बिल्डिंग आएगा उस पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट फॉर बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उस पे हम लोग एक पॉइंट लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो उसको लिखने के लिए हमें इनर कॉलम का यूज करना चाहिए या आउटर कॉलम का। अब देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर पे है, फर्नीचर पे है, ऑफिस इक्विपमेंट पे है, बिल्डिंग पे है, ठीक है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ पे है, प्रोविजन पे है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे करके तुम लोग को एग्जाम में टिक कर लेना है। अब टिक करने से क्या होगा, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद टिक कर लेने से जब भी तुम लोग डेटर लिखोगे, जहां भी इसका लिखना होता है वो मैंने लास्ट दिन बता दिया था, डेटर बैलेंस शीट में होता है, हमें पता ही है। तो डेटर को जब हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, वहां से हम लोग प्रोविजंस को लेस करके लिखेंगे, तो उसके लिए एक लाइन जगह रखेंगे, अदरवाइज हमें फिर जो है जगह नहीं मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग को पॉइंट आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो ये हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो एकदम हम एंड के साइड लिखते हैं कैश इन हैंड। अब ये बैलेंस शीट में कितना जगह रखे हम, ये यहाँ पर पता नहीं होगा कि नहीं, यहाँ यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में लिखते हैं हम कैश इन हैंड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं 14,000। मैंने तुम लोग को बताया भी था, 2 तरीके से होता है, परमानेंस नेचर और लिक्विडिटी नेचर। तो हम लोग नॉर्मली परमानेंस नेचर से करते हैं। कैश एट बैंक 26,000, ये जस्ट इसके ऊपर लिख देते हैं, कैश एट बैंक 26,000, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर 8,60,000। तो डेटर जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ अगर कुछ और होगा तो लिख लेंगे, सन्ड्री डेटर हम इस पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पर सन्ड्री डेटर, ठीक है। ये भी हम लोग का एसेट साइड में आता है, बैलेंस शीट का। सन्ड्री डेटर है 8,60,000। और सन्ड्री डेटर में हम लोग को क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि हम लोग का दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। तो जब एडजस्टमेंट लिखेंगे तो वहां पर हम लोग उसको यूज करेंगे। तो यहाँ एक लाइन जगह हमें रखना है प्रोविजंस के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है प्रोविजन जो है वो अमाउंट हमें लिखना है, लिख के आउटर कॉलम में देना है। तो ये मैंने आउटर कॉलम में ही लिख डाला। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं हटा के, ये वाला हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, प्रोविजंस के बाद यहाँ पर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक। ये आउटर में लिखेंगे क्योंकि इसके लिए हमारा कोई एडजस्टमेंट था नहीं। 2 ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग का है फर्नीचर एंड फिक्सचर, इस पे भी एडजस्टमेंट है 2,14,000। तो हम लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट में जाएगा। और इसमें 2-3 एडजस्टमेंट था, ठीक है। एक तो डिप्रिशिएशन का था और एक कुछ रॉन्ग एंट्री का भी था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000। यहाँ पर इतना सारा 2 लाइन रख देते हैं, क्योंकि 2 लाइन का एडजस्टमेंट है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट में भी वही हमारा 2 लाइन का कम से कम एडजस्टमेंट है, वहां भी कुछ रॉन्ग एंट्री हुआ था। तो ऑफिस इक्विपमेंट ये भी बैलेंस शीट में आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग में मुझे जितना याद आ रहा है सिर्फ डिप्रिशिएशन के बारे में था और कुछ था नहीं। तो बिल्डिंग और डिप्रिशिएशन, तो बिल्डिंग सबसे पहले लिखने से बेटर होता, ठीक है। कोई बात नहीं, जगह तो है, हम इसको हटा देते। तुम लोग अगर लिख लिए हो तो लिख लो, कोई बात नहीं। बिल्डिंग सबसे ज्यादा जो है हम लोग का मतलब कम लिक्विड होगा, तो बिल्डिंग को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बिल्डिंग।
अब जैसे जैसे आएगा वैसे ही लिखेंगे ना, अब उतना आगे पीछे तो याद नहीं रहेगा, फिर भी क्योंकि हम यहाँ रब कर सकते हैं तो मैंने इसको हटा के लिख दिया, ठीक है। बिल्डिंग 6 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, इसमें भी हम लोग का एक डिप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट था, तो हम डिप्रिशिएशन के लिए यहाँ पर जगह रख देते हैं, ये डिप्रिशिएशन फिर आउटर कॉलम में लिख लेंगे। और ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गुड इवनिंग सुन, गुड इवनिंग मैम। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर और ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। अगर तुम लोग लिख लिए हो ना तो उसको कट मत करो, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। अगर लिख लिए हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में मेंटेन तो करने से बेटर है, बट अगर लिख लेते हो तो फिर से उसको ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये था हम लोग का 2,14,000। और यहाँ पर 3 लाइन कम से कम एडजस्टमेंट के लिए रख देते हैं, और उसके बाद लिखेंगे ऑफिस एंड इक्विपमेंट, और ये वैल्यू था 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। अच्छा, अभी हम लोग बिल्डिंग तक लिख लिए थे, नेक्स्ट है हम लोग का मोटर कार। मोटर कार है हम लोग का 2 लाख। अच्छा, मोटर कार लिखना पड़ेगा, मोटर कार पे भी डिप्रिशिएशन था, तो मोटर कार यहाँ पर लिख देते हैं, मोटर कार, मोटर कार है 2 लाख। अच्छा, मोटर कार पे भी हमारा एडजस्टमेंट था। सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000, मुझे जितना याद आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। देखो, तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं होगा, तुम लोग अपने एडजस्टमेंट में पॉइंट आउट कर लोगे ना, तो याद रखने वाला कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। 4,30,000 सन्ड्री क्रेडिटर, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये हम लोग का लाइबिलिटी है 3 लाख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर होगा तो हम लोग उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 लाख मैंने लिख रखा है, अब इसको इनर कॉलम में लिख के ऐड करके भी आंसर लिख सकते हो, इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, तो मैंने इनर कॉलम में ही लिख लिया क्योंकि इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट था। प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है ओल्ड प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन नॉर्मली, प्रोविजन हम लोग का पीएल का आइटम होगा, ठीक है, नॉर्मली नहीं, ऑलवेज हम लोग का पीएल का आइटम होगा। अब हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक तो हम लोग प्रोविजन को बाई साइड में लिख सकते हैं, या फिर नए प्रोविजन जो होगा उसके साथ एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो प्रोविजन नॉर्मली पीएल में थोड़ा एंड के साइड आता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रोविजन लिखेंगे ना तो उसके साथ एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो देखो, ऐसा भी लिखा जा सकता है, हम दोनों तरीके से दिखाएंगे बोले थे, हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ मुझे कितना जगह रखना चाहिए, जस्ट हम वही मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर इतना जगह रख देते हैं, ठीक है। ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो बाई बोल के ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर ओल्ड प्रोविजन होगा तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, उसमें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने ब्रॉट डाउन करके लिख दिया, उसमें देखो कैसे होगा। और अगर हम लोग उसको प्लस माइनस करके लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। फिर परचेज 14 लाख, तो वो ट्रेडिंग का आइटम हो जाएगा, और परचेज में एडजस्टमेंट था क्योंकि उसमें परचेज रिटर्न था और कुछ गलती भी हो गया था, गलती से हम लोगों ने टाइपराइटर वगैरह को, मतलब फिक्स्ड एसेट को परचेज में दिखा दिया था। गुड इवनिंग सनी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो 14 लाख, तो हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिख लेते हैं 14 लाख, और यहाँ कम से कम 3 लाइन जगह रख देते हैं, 3 एडजस्टमेंट था, ठीक है। फिर परचेज रिटर्न दिया है, ठीक है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं परचेज रिटर्न, मिल गया है तो यहाँ लिख देते हैं परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न कितना है, 26,000। उसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि और भी इसमें एडजस्टमेंट बाकी है, और यहाँ पर बाई सेल्स लिख लेते हैं क्योंकि अभी सेल्स का डेटा भी हम लोगों को मिल गया है। सेल्स है 23 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे सेल्स रिटर्न है और एडजस्टमेंट भी है। सेल्स रिटर्न इसके जस्ट बाद ही है, तो इसको लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न का आंसर हो गया हम लोग का 42,000 दिया हुआ है। अच्छा, सेल्स रिटर्न 42,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी। अच्छा, सेल्स रिटर्न की यहाँ ना मुझे थोड़ा सा जगह रखना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का सेल हुआ था, फर्नीचर का उसको रॉन्गली यहाँ पर लिखा गया था, ऐसा एडजस्टमेंट था। अभी हम एडजस्टमेंट में जाएंगे ना तो पता चलेगा, अभी क्लोज तो कर नहीं रहे हैं। उसके बाद सैलरी 1,10,000, तो सैलरी में हम लोग का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम सैलरी को डायरेक्टली पीएल में लिख देते हैं ऐसे करके, टू सैलरीज 1,10,000। अच्छा, सैलरी के बाद है रेंट फॉर गोडाउन। रेंट में एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू रेंट कितना है 55,000। इनर कॉलम में लिखते हैं और एक लाइन जगह रख देते हैं एडजस्टमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे, रेंट के बाद हम लोग का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। इसमें भी हमें एडजस्टमेंट करना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर है 27,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन यहाँ भी जगह रख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन में। अच्छा, इसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली टू रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। ये आउटर कॉलम में आ गया 21,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 24,000 यहाँ आ जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हम लोग का हो जाएगा 24,000 दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं। हाँ, डिस्काउंट रिसिप्ट 16,000, ये इधर आ जाएगा, ये क्रेडिट होगा बाई डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट नॉर्मली क्रेडिटर सप्लायर से मिलता है। डिस्काउंट रिसिप्ट 16,000। अच्छा, इसके बाद फ्रेट ऑन परचेज, तो परचेज करते हुए फ्रेट यानी कि स्टॉक का, तो ये हम लोगों का ट्रेडिंग में जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फ्रेट बोल के। टू फ्रेट बोल के हम लोग का आ जाएगा 12,000। टू फ्रेट ऑन परचेज भी लिख सकते हो, अगर जगह है तो टू फ्रेट ऑन परचेज भी लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा नाम शॉर्ट करके लिख देंगे। कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल का होता है, फ्री डिलीवरी के लिए 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। टू कैरेज आउटवर्ड 20,000 हो गया। फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम लोग का कैपिटल से लेस होगा 1,20,000, तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल तो अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं है, तो जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं। कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट वगैरह होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक दो लाइन गैप रख के कि कुछ लिखना हो, जैसे कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और कैपिटल, उसका जगह रख के हम यहाँ पर ड्रॉइंग्स लिख रहे हैं। ड्रॉइंग्स के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 18,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, इलेक्ट्रिसिटी 22,000। अच्छा, इसके बाद 22,000 का है इलेक्ट्रिसिटी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, टू इलेक्ट्रिसिटी 22,000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें एडजस्टमेंट था, इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट था। अच्छा, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, यहाँ पर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट था 55,000। यहाँ एक लाइन का गैप रख के, उसके बाद जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो टू जनरल ऑफिस एक्सपेंस, तो जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। नेक्स्ट है बैड डेप 20,000, टू बैड डेप 20,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक चार्जेस 16,000,
टू बैंक चार्जेस 16,000। इसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000। मोटर कार एक्सपेंसेस टू मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000। अच्छा, कैपिटल 16,20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल 16,20,000। तो ट्रायल बैलेंस पे जो भी चीज था हम लोगों ने सारा लिख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट है। जैसे बिल्डिंग पे डिप्रिशिएशन 5% देना है, जस्ट यही बोला है, बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%। तो बिल्डिंग पे 5% डिप्रिशिएशन देंगे, तो यहाँ पर बिल्डिंग हो गया डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो 6 लाख पे 5% यानी 30,000 हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में हम लोग अमाउंट लिखेंगे, बिल्डिंग का हो जाएगा 5,70,000 ये माइनस करने से, और ये 30,000 क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं हुआ होता है, तो एंट्री हो जाता तो फिर लेजर बनता, तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखता। तो ये समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट होगा, तो डिप्रिशिएशन प्रोवाइड होने पे बिल्डिंग अकाउंट डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाएगा। टू बिल्डिंग क्रेडिट हुआ बोल के तो डिप्रिशिएशन लेस किया गया, और डिप्रिशिएशन को क्लोज करना पड़ेगा पीएल टू डिप्रिशिएशन बोल के, तो पीएल में डिप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन लिखने का जगह, ठीक है, डिप्रिशिएशन लिखने का जगह यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं टू डिप्रिशिएशन ऑन। अच्छा, डिप्रिशिएशन तो बहुत सारी चीजों पे होगा, बिल्डिंग पे भी होगा, और क्या बोलते हैं उसे, बाकी चीजों पे भी होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मेरे मेरे यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है, अगर तुम लोग के पास पीएल में जगह है तो तुम लोग इंडिविजुअली लिख लो कि डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिशिएशन ऑन, इसमें फर्नीचर वगैरह भी आएगा, फर्नीचर, बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट आएगा, तीन तीन डिप्रिशिएशन आएगा। हम एक काम करते हैं, इसका वर्किंग नोट बना के टोटल में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं टोटल डिप्रिशिएशन का। टोटल डिप्रिशिएशन में क्या क्या आ जाएगा, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, और डिप्रिशिएशन ऑन, इसके बाद आ जाएगा फर्नीचर। क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अगर तुम लोग का जगह है पीएल में तो तुम लोग लिखो अलग अलग, डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, इस तरीके से। अगर एग्जाम में भी कभी हो तो वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। ठीक है, पूरा इसको मतलब इसमें आ, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे वर्किंग नोट बना के भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। और सारे डेप्रिशिएशन को टोटल में हम वहां पर लिख देंगे। तो डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन हो जाएगा हम लोग का 30,000। अभी यहाँ पर लिखते हैं, बाद में पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट करके टोटल डिप्रिशिएशन लिख देंगे। अच्छा, डिप्रिशिएशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है, फर्नीचर फिक्सचर पे 10% डिप्रिशिएशन लगेगा। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये मैंने बताया भी था लास्ट दिन, एक बार फिर से बता देते हैं कि इन्होंने फिक्स्ड एसेट सेल किया है। तो फिक्स्ड एसेट तो अपना स्टॉक नहीं है, स्टॉक सेल करने से जो है सेल को क्रेडिट किया जाता है। फिक्स्ड एसेट सेल होने से एंट्री होगा कैश टू जो है स्टील टेबल। ठीक है, तो गलती क्या हुआ है, इन्होंने स्टील टेबल को क्रेडिट नहीं किया, मतलब फर्नीचर फिक्सचर में जो स्टील टेबल चला गया उसको माइनस करके नहीं दिखाया होगा, क्योंकि एंट्री इन्होंने कर दिया है कैश टू सेल, बट वो तो बिजनेस का गुड्स बेचने से एंट्री होता है, ये तो बिजनेस के फिक्स्ड एसेट थे। तो फिक्स्ड एसेट बेचना इनका अगर काम नहीं है तो हम लोगों का एंट्री मतलब इनका एडजस्टमेंट जो है गलत हो रखा है। तो इस वजह से हमारा सेल गलत दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बेच के सेल नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट बेच के सेल है। तो यहाँ पर से सेल से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज सेल ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग सेल से जब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर wrongly क्रेडिटेड या फिर एडेड, ठीक है, जो लिखना चाहो। तो रॉन्गली क्रेडिटेड हुआ है कितना, 14,000, क्योंकि 14,000 का एसेट था, 14,000 में ही सेल किया गया था, और सेल प्रोसीड्स को
सेल्स में क्रेडिट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट बेचने से कैश टू फिक्स्ड एसेट होना चाहिए था। तो यहाँ पर गलत दो जगह पे हुआ है, एक तो इन्होंने सेल्स को ज्यादा दिखा दिया है, दूसरा फर्नीचर में से वैल्यू को कम नहीं किया है। अगर हम लोग दिखा नहीं रहे हैं कि फर्नीचर फिक्सचर क्रेडिट हो रहा है तो उसमें वैल्यू जो है हम लोगों ने कम नहीं किया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल ऑफ स्टील टेबल, ठीक है, जो कि फर्नीचर फिक्सचर में एडेड होगा 14,000, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद सी पॉइंट में देखो ऑफिस इक्विपमेंट में, अच्छा इसमें डिप्रिशिएशन भी तो लगाना पड़ेगा, कंप्लीट तो नहीं हुआ, अब इससे लेस कर देते हैं। ये आ रहा है हम लोग का 2 लाख, ठीक है, ये हम लोग का 2 लाख आ गया। अब इस पे हम लोग लगाएंगे डिप्रिशिएशन। फर्नीचर फिक्सचर पे कितना डिप्रिशिएशन लगना है, 10%, डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% यानी 20,000, 10% यानी 20,000। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, 20,000 लेस करने से 1,80,000, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन 20,000 हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, फिर सारे डिप्रिशिएशन को ऐड करके लिख देंगे पीएल में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट में 15% डिप्रिशिएशन लगेगा। टाइपराइटर परचेस किया था, जो हम लोगों ने परचेज में डेबिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइपराइटर परचेस करने से परचेज टू कैश का एंट्री नहीं होता है, टाइपराइटर टू कैश का एंट्री होता है। इसका मतलब परचेज ज्यादा दिख रहा होगा तो हमें परचेज से इसे लेस करना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न के नीचे इसीलिए मैंने जगह रखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइपराइटर wrongly debited 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्ट करने से 66,000 लेस होगा, 14 लाख से 66,000, 14 से तो 13.34, तुम लोग पूरा कैलकुलेट कर लो, मतलब 13,34,000 होगा। तुम लोग का ऐसा करना जरूरी नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से पूरा कैलकुलेट करो, 13,34,000 आ जाएगा। इसका भी दो जगह पे एडजस्टमेंट होगा। अगर हम लोगों ने एसेट परचेस किया और उसको एसेट कंसीडर नहीं किया तो एसेट हम लोग का कम दिख रहा होगा। क्या कम दिख रहा होगा, ऑफिस इक्विपमेंट। तो क्योंकि टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है, तो यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे परचेज ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर परचेज। टाइपराइटर परचेज हम लोग का टोटल कितने का है, 40,000 का है। अच्छा, तो अब डिप्रिशिएशन कितने में लगेगा, सिर्फ 1,60,000 पे नहीं लगेगा, डिप्रिशिएशन लगेगा हम लोग का 2 लाख लेस डिप्रिशिएशन। टाइपराइटर पे डिप्रिशिएशन 15% लगाने के लिए बोला गया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का 30,000। तो 30,000 लेस करने से आ जाएगा, 2 लाख से 30,000 लेस करने से 1,70,000। इसका भी दो जगह पे एडजस्टमेंट होगा, वो पीएल में जाना चाहिए, जगह नहीं है तो हम यहाँ पर जो है नोट डाउन करके जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 30,000। और किसी चीज का डिप्रिशिएशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, अच्छा देखना पड़ेगा। एक मोटर का था, मोटर कार का था, मोटर कार का 20%, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं मोटर कार। अच्छा, तो यहाँ पर मोटर कार आ ही गया, तो यहाँ लिख लेते हैं लेस डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो मोटर कार पे 20% डिप्रिशिएशन, 2 लाख का 20% यानी कि 40,000। तो ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये 40,000 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 40,000 भी लिख लेते हैं और सारी चीजों को ऐड करके पीएल में दे देते हैं, क्योंकि दो बार पोस्टिंग होना चाहिए, जगह कम था बोल के हम डिप्रिशिएशन को इंडिविजुअली 4 डिप्रिशिएशन लिखने का मेरे यहाँ पर जगह नहीं आ रहा था। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ वर्किंग नोट में सारे डिप्रिशिएशन का एडिशन लिख देंगे। तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा 30 और 30, 60, 60 और 40। तो ये हो गया 1,20,000। तो टोटल डिप्रिशिएशन हो रहा है 1,20,000। अब इसका वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के हम लिख लेंगे 1,20,000 यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 1, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 डिप्रिशिएशन लिख लिया हम लोगों ने। ये पूरा .1 का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया। फिर .2 में क्लोजिंग स्टॉक बोला है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग में जाएगा, 4,40,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 4,40,000 है।
और बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं, 2 बार नहीं लिखने से फिर गलत हो जाएगा बाद में लिखने का अगर सोचेंगे तो। यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, साथ ही साथ लिख लेना चाहिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद बोला है 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, गोडाउन का रेंट 2 months का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। रेंट पेड, फिर कितना होगा, रेंट पेड फिर 10 months का होना चाहिए। क्यों, देखो हम लोग को बोल रहा है कि 2 months का रेंट आउटस्टैंडिंग है, एक फाइनल अकाउंट्स जो है 12 months का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रखा है 2 months का, तो फिर रेंट पेड है 10 months का, और रेंट इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन बता दिया है 2 months का। तो इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि पेड है 10 months का। और हम लोग को पता है हम लोग का फाइनल अकाउंट जो है पूरे जो है ड्यूरिंग पूरे 12 months का दिखाना चाहिए और एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो अगर मेरा 12 months का, मुझे पूरा ये 12 months का रेंट मुझे दिखाना पड़ेगा, कहाँ पर, पीएल में दिखाना पड़ेगा, मुझे पीएल में पूरे 12 months का दिखाना पड़ेगा। जो पेड है वो पेड बोल के, जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग बोल के। तो कैसे पता चलेगा कितना पेड है कितना आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में, जरूर वहां पर रेंट का हमें डेटा मिला होगा, ये देखो ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ है 55,000। अब ये कौन सा डेटा दिया हुआ होगा, जो अमाउंट हम लोगों ने पे किया होगा। देखो ये जो 55,000 दिया हुआ है, ये अमाउंट कौन सा दिया हुआ है, ये हम लोगों ने यहाँ पर, एक सेकंड, $55,000 क्या पर मंथ बोला था, एक सेकंड हम देख लेते हैं। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, रेंट फॉर गोडाउन दे रखा है हमें 55,000। हाँ, तो ये हम लोग का दे रखा है कितने दिन का, 55,000 दे रखा है हमें 10 months का, क्योंकि हम लोगों ने 10 months का पे किया है। तो यहाँ पर देते हैं रेंट पे 10 months, रुपीज में लिख देते हैं 55,000, ठीक है। तो 2 months का कितना होगा, अगर 10 months का 55,000 दिया है तो पर मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, 55,000 डिवाइडेड बाई 10 करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि पर मंथ का रेंट कितना है, 5500, ठीक है। अब इसमें अगर 2 months हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि 2 months का रेंट कितना होगा। तो 2 months का रेंट 11,000 हो जा रहा है, ठीक है, 11,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट कितना हुआ, 11,000। अब ये ट्रायल बैलेंस वाला पेड अमाउंट है, ये कैसे पता चला, ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो तो रेंट अकाउंट से आया होगा ना, सोच के देखो, रेंट अकाउंट से आया होगा। तो जब हम लोगों ने रेंट पे किया होगा तो रेंट टू कैश ऐसे लिखा होगा 55,000, ठीक है। लेकिन हम लोग को रेंट पे कितना करना था, टोटल 12 months का हमें 66,000 पे करना था। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का जो आउटस्टैंडिंग बोल के दिखेगा, ये यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी बोल के, बाकी अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग बोल के दिखेगा, ठीक है। तो ये रेंट अकाउंट से हमारा दिख रहा होगा कि इतना रेंट हमारा पेड है। तो बता दिया है क्वेश्चन में कि 2 months का आउटस्टैंडिंग है, यानी 10 months का यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम लोग ये वर्किंग नोट नंबर 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के, आउटस्टैंडिंग रेंट वर्किंग नोट नंबर 2 11,000। तो टोटल करने से हो जाएगा 66,000, 66,000। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी होता है, करेंट लाइबिलिटी होगा, तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये 2 जगह पे जाएगा, करेंट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग का हो जाएगा 11,000। अच्छा, ये भी कंप्लीट हो गया हम लोग का, ये वाला थर्ड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ नंबर पे बोला इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, लोन टेकन 1/5/2019। इसका भी वर्किंग नोट बना लेते, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो रेंट लिया कब गया है, रेंट लिया गया है 1 मई 2019 को, और हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे 31 मार्च 2020 का। तो ड्यूरिंग द ईयर में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना चाहिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो ये हो गया 11 मंथ्स का, ठीक है। अच्छा, 11 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट होता है लोन अमाउंट जितना होगा उस पे
लोन अमाउंट पे हम लोग को लगाना पड़ेगा रेट लगाने से तो पूरे 12 मंथ्स का मिलेगा, इनटू हम लोग लिखेंगे टाइम, जितने दिन के लिए लोन हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर में। तो लोन अमाउंट कितना है, तो विश्वनाथ से कितना लोन लिया गया था, यहाँ दिख रहा है 3 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, मुझे यहाँ से मिल गया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो 3 लाख रुपीस का लोन लिया गया था 1 मई को, और रेट था इंटरेस्ट रेट 12% रेट पे लिया गया था। तो 12% पर एनम बोला है, मतलब ये तो पूरे ईयर का होगा, लेकिन ये लोन जो है पूरे ईयर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 11 मंथ्स के लिए कर रहा है। तो हम लोग को 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 12 करने से हमें पर मंथ का मिल जाएगा, इंटू 11 करने से 11 मंथ्स का मिल जाएगा। तो 3 लाख इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 33,000। ठीक है, तो ये हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ गया, 33,000, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर 12 मंथ्स मत सोचो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 11 मंथ्स का ही हमारा लोन जब यहाँ लिया गया है, तो इस साल में ये 11 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है हम लोग का 27,000, यानी हम लोगों ने 27,000 पे किया है, बाकी आउटस्टैंडिंग रखा है। तो आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, क्योंकि टोटल हम लोग का कितना होना चाहिए, टोटल हम लोग का होना चाहिए 33,000। तो 33,000 में अगर 27,000 हम लोग का पेड है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे गिवन था, तो बाकी 6,000 जो है ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो तुम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ ऐड करके भी लिखा जा सकता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंडिविजुअली भी लिखा जाता है, जस्ट इस रेंट के नीचे लिख दोगे तो भी हो जाएगा, सेम ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6,000, देख लेते 6,000 ही था ना, हाँ 6,000 आया था। तो यहाँ पर टोटल करने से आ जाएगा हम लोग का 3,06,000। अच्छा, इसके बाद ये वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% मेंटेन करना है डेटर पे, तो प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% होगा, तो 8,60,000 पे 5%, तो 43,000। ठीक है, 43,000। अब देखो मैंने तुम लोग को एक एडजस्टमेंट बताया था जब हम फाइनल अकाउंट्स का इंट्रो करवा रहे थे, कि हम लोग को यहाँ से बैड डेट लेस करना चाहिए फिर प्रोविजन अप्लाई करना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो बैड डेट था, तो मैंने इसे लेस क्यों नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में बैड डेट कहाँ था, ट्रायल बैलेंस के अंदर था, मतलब ऑलरेडी इससे माइनस किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता तो एडजस्ट नहीं किया हुआ है ऐसा होता। ठीक है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये डेटर में से वो बैड डेट ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोविजन को लेस कर देंगे। अगर हम लोग का बैड डेट जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ और रहता तो हमें वो अमाउंट जरूर लेस करना पड़ता। तो यहाँ पर हो जा रहा है 8,17,000। ठीक है, डेटर का वैल्यू आ गया 8,17,000। इसको और कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 43,000 को हम लोग का यहाँ पर पीएल में लिखना पड़ेगा। अच्छा, पीएल में देखते हैं कहाँ जगह मिलेगा मुझे, यहाँ लिख देते हैं टू प्रोविजन। अच्छा, अब देखो जैसे हम बोल रहे थे हम लोग का जो न्यू प्रोविजन है वो कितने का है, 43,000 क्रिएट करना है। ऑलरेडी हम लोग के पास 30,000 प्रोविजन है, तो या तो यहाँ 30,000 लिखे हैं तो यहाँ सिंपल 43,000 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर सिंपल 43,000 लिख दो प्रोविजन ऑन डेटर बोल के, तो ये भी सही हो आंसर प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, 43,000 माइनस 30,000 कर सकते हैं, करके यहाँ पर नेट वैल्यू 13,000 लिख सकते हैं कि न्यू हमें 13,000 प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिकली सोच के देखो, हमें 43,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, ऑलरेडी प्रोविजन में 30,000 अमाउंट पड़ा हुआ है, तो हमें 13,000 ही करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखने से तो 13,000 नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ एडजस्ट करेंगे तो ये टोटल होके उधर से माइनस ही ना होगा। तो कौन सा वाला हमें प्रेफर करना चाहिए, देखो ये वाला जो है अभी फॉलो कम होता है, हमें माइनस करके ही लिखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यही ज्यादा फॉलो होता है। ठीक है, बात दोनों में एक ही है, इसीलिए मैंने लिख के दिखा दिया। हाँ, दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन जब टोटल करोगे अगर इधर 30 लिख के करते हो जितना अमाउंट आएगा, 30 नहीं लिखोगे तो उससे कम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं प्रोविजन ऑन डेटर, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए ओल्ड, यहाँ पर इनर कॉलम में ओल्ड हो जाएगा 30,000 और न्यू
न्यू हमें क्रिएट करने के लिए बोला गया है 43,000, तो इसका मतलब एडजस्ट करके या फिर पहले न्यू लिख लो, क्योंकि न्यू का वैल्यू ज्यादा है तो समझने में आसानी होगा। हमें न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है 43,000। ऑलरेडी हम लोग के पास ओल्ड प्रोविजन में 30,000 है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 13,000 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर ये वाला यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। देखो मैंने दोनों तरीके से ही समझा दिया, ये वाला यहाँ पर नहीं लिखना है। और अगर लिखोगे तो फिर उधर सिर्फ डायरेक्टली 43,000 लिख देना तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे यही वाला बेटर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी ये ज्यादा फॉलो होता है तो हमें यही वाला करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 इंक्लूड्स, अच्छा इंक्लूड्स हो रहा है इसमें 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जो गावस्कर है उनका जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, उनका पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है पे हो रहा है बिजनेस से। तो बिजनेस से जब पर्सनल खर्चा पे होता है वो तो ड्रॉइंग्स बोल के आना चाहिए, वो हम लोग बिजनेस एक्सपेंसेस में तो नहीं दिखा सकते। हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम में ये भी इंक्लूड कर दिया है, तो ये गलत है, तो इसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस का एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 से लेके 30 जून 2020 तक। अच्छा, ये भी और एक पॉइंट बोला है। और ये एक तो गलती ये है कि हम लोगों ने उसमें क्या ऐड कर रखा है, 40,000 का पर्सनल प्रीमियम का खर्चा ऐड कर रखा है, वो तो एक्सक्लूड करना ही है। और प्रीमियम का जो पेमेंट है वो अप्रैल से लेके जून तक का है, लेकिन हम लोग को अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ही लिखना है। इसका मतलब प्रीपेड है तो प्रीपेड अमाउंट को भी लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 55,000। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा था ना, ये देखो 55,000। अब इससे सॉरी इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो ड्रॉइंग्स बोल के आना चाहिए वो लेस करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल प्रीमियम 40,000। तो प्रीमियम का खर्चा हम लोग का हो रहा है बिजनेस के रेस्पेक्ट में सिर्फ 15,000, लेकिन इसमें भी प्रीपेड हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे वो बना रहे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का। तो जो भी एक्सपेंसेस लिखना है हमें जस्ट इतने टाइम का लिखना है, ठीक है। अब उसमें पेबल हो या मतलब पेड हो पेबल हो जो भी हो, हमें ये 12 मंथ्स का कवर करना है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे 30 जून तक का पे किया हुआ है, 30 जून 2020 तक का पे किया हुआ है। मतलब ये पीरियड हम लोग का प्रीपेड हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस कर दिया। तो कितने दिन का एडवांस किया, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हम लोगों ने एडवांस कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड को यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे प्रीपेड बोल के, प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स कितना हो जाएगा, ये कितने मंथ्स का है, ये इसका मतलब 15 मंथ्स का है, क्योंकि 12 मंथ्स, क्योंकि यहां से यहां तक का पेमेंट दिखा रहा है तो 15 मंथ्स का है। तो ये अगर 15 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 करने से ही पता चलेगा, 3,000, ठीक है। तो 3,000 जो है ये हम लोग का प्रीपेड है, तो एक्चुअली इस ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग का 12,000 होना चाहिए, इस पीरियड का 12,000 होना चाहिए और इस पीरियड का 3,000 होना चाहिए। लेकिन ये हम लोगों ने एडवांस कर दिया या प्रीपेड कर दिया, इसीलिए 15,000 ऐसे दिख रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये पेमेंट जो है, जो बचा हुआ बैलेंस है वो कब से कब तक का पेमेंट दिखा रहा है, तो प्रीपेड हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसको लेस करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये पीएल में इसे दो दो चीज लेस करने का जगह, एक सेकंड हम देख लेते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। नहीं होगा तो वर्किंग नोट नंबर दे के लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इंश्योरेंस को कैसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, इंश्योरेंस में वर्किंग नोट बना के ही लिखना पड़ेगा, जगह नहीं होगा। वर्किंग नोट नंबर 4 12,000 डायरेक्टली लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के, ठीक है। और अगर तुम लोग का जगह है तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 50,000 लेस ये और लेस ये पूरा
पॉइंट जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। और प्रीपेड इंश्योरेंस किया है तो वो हम लोग को एसेट साइड में दिखाना चाहिए, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट लिखेंगे, ये जितना प्रीपेड है 3000, और जो 40,000 है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने ड्राइंग्स दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, उसका भी तो 2 बार एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। जब भी हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हम लोग का कैपिटल से लेस होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल वाला 40,000 हो गया। अब यहाँ नेट प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा, तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। 14 लाख माइनस 26 और 40 मतलब 66,000, 13,34,000। अच्छा ये तो मैंने कर ही लिया था, दोबारा क्यों कर दिया। 6,20,000 प्लस 12,000, तो ये हम लोग का हो गया 19,66,000। अच्छा ये लिख लेते हैं 19,66,000। अच्छा इधर हो रहा है हम लोग का 23 लाख माइनस 0.42, 42,000 माइनस 0.14, तो ये हो गया 22.4 इंटू 1 लाख, तो ये हो गया 22,44,000, 22,44,000 प्लस 4,40,000, 26,84,000। 26,84,000 और माइनस ये वाला 1966, 7,18,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। अच्छा अब इसको करेंगे ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 7,18,000 प्लस 16,000, 7,34,000। इधर टोटल कर लेते हैं 7,34,000 माइनस 1,10,000 माइनस 66,000, ऐड ही कर लेते चलो। 1,10,000 और 66 मतलब 1,76,000 प्लस 1,76,000 प्लस 33 और 21, 3 प्लस 1 4, 54 प्लस 54,000 प्लस 24 और 20 44,000 प्लस 44,000। अच्छा इसके बाद 18 और 22, 18,000, 22,000, 1,20,000, 4,34,000। अच्छा 12,000, 13,000, 30 20 50 और 10 60 60 और यहाँ पर हो गया 30 90 90 और यहाँ पर हो गया 1,06,000। नहीं 1,06,000 तो नहीं होगा, गलत कैलकुलेशन लग रहा है। 6 6 12 हो जाना चाहिए, तो 1,200 होगा शायद, नहीं 12,000, हाँ इतना होना चाहिए। माइनस 7,34,000, देखते हैं सही कैलकुलेशन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर 1,73 आना चाहिए, 1,63 आ रहा है। ठीक है मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दी, कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर 1,10,000 प्लस 66,000 प्लस 33,000 प्लस 21,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 18 प्लस
22 प्लस 1,20,000 प्लस 12, 13, 30 और 20, 50 प्लस 16, 36, 8,85,000 आ रहा है, माइनस 7,34,000। ये तो कुछ और ही आ गया। ये क्या हो रहा है? अच्छा रुको, देख लेते एक बार, मैंने सारा चीज सही लिखा है। आंसर तो बोल रहा है कि 1,73,000 होना चाहिए। देख लेते हैं फिर से क्या मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर डिप्रिशिएशन 1,20,000 लिखा है, चलो ठीक तो है। 1,10,000 सैलरी, 1,10,000। तुम लोग भी देखो, शायद मेरे से कुछ छूट गया है कि या कुछ गलत हुआ है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तुम लोग टोटल देखो, शायद टोटल में ही कुछ गलत हो रहा है। 66,000। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का 33,000। अच्छा, उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। डिस्काउंट अलाउड 24,000। डिस्काउंट अलाउड 24,000, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड 20,000। कैरेज आउटवर्ड 20,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी 22,000। अच्छा, इसके बाद डिप्रिशिएशन 1,20,000। 4,34,000 आया। अच्छा, नेक्स्ट हो रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000। प्रोविजंस 13,000। नेक्स्ट हो जाएगा जनरल एक्सपेंसेस 30,000। बैड डेट 20,000। बैंक चार्जेस 16,000। मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000। 5,61,000। थोड़ी देर पहले कुछ और आया था, एक बार लिख लेते हैं, देखते सही हो रहा है कि नहीं। -7,34,000। 1,73,000, हाँ अब सही हुआ है, शायद कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा था। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,73,000। तुम लोग को अगर एग्जाम में तुम लोग का भी ऐसे गलत होता है, तो जब तुम लोग पुट करोगे ना यहाँ फाइनल अकाउंट्स में, तो आंसर मैच नहीं होगा, तो पता चलेगा कि गलत हुआ है। तो 7,34,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल 7,34,000, ठीक है। तो यहाँ पर एड नेट प्रॉफिट 1,73,000। 1,73,000। 16,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 40,000। 16,33,000 प्लस 3,06,000 प्लस 4,30,000 प्लस 11,000। और इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब टोटल आ रहा है 23,80,000। इधर भी इतना ही आएगा तो सही बना है, 23,80,000। चेक कर लेते हैं 23,80,000 सही है कि नहीं। -14,000 -26,000 -4,40,000। अच्छा, -5,70,000 -1,80,000 -1,70,000 -1,60,000 -8,17,000 -3,000। हाँ, जीरो तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइड जो है इक्वल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके करना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जगह और भी थोड़ा
ज्यादा रख लेना चाहिए था। तो तुम लोग एग्जाम में जगह हमेशा ज्यादा रखो, ठीक है। ऐसे रखने से क्या होगा, बार बार ये वर्किंग नोट बनाने से क्या होता है, मतलब वर्किंग नोट ठीक है बना सकते हो, लाइक ये डेप्रिसिएशन का हम बोल रहे हैं, ये वाला वर्किंग नोट नहीं बना के ये अगर हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। तो जगह ज्यादा रखो, और अगर बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें काफी सारा एडजस्टमेंट हम लोग का था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम लोग का आता है प्रोविजन एंड रिजर्व बोल के एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला पॉइंट सीखेंगे। ये हमें जो है थियोरिटिकली पूछा जा सकता है कि प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या होता है। तो प्रोविजन और रिजर्व तो हम लोग बहुत बार मतलब लिखते हैं कि ये प्रोविजन, जैसे अभी अभी लिखा, प्रोविजन फॉर डेटर करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। और रिजर्व जो है वो तुम लोग नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स वगैरह में देखोगे, जनरल रिजर्व होता है, ये सब, ठीक है। तो ये प्रोविजन और रिजर्व का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है मेनली, ठीक है। हमें यहाँ पर इसको थियोरिटिकली बेस में ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या है, यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक साइड प्रोविजन, एक साइड लिख लिया रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ ऐसे लिखो मीनिंग। प्रोविजन का मतलब होता है इट इज क्रिएटेड टू नोन लाइबिलिटी। और इसमें लिखेंगे, फिर हम समझाते हैं, इट इज क्रिएटेड टू मीट एन टू मीट एन अननोन लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो ये प्रोविजंस का मतलब क्या है, प्रोविजंस का मतलब है कि हम लोग अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी ऑकर्ड होने वाला है, हमें पता है, हाँ अमाउंट हमें एग्जैक्टली शायद ना पता हो, इसीलिए हम लोग उसे एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं। जैसे देखो हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हम लोग का कुछ डेटर जो है बैड डेट हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए 5% एस्टिमेट करके प्रोविजन करें, लेकिन हमें उस लाइबिलिटी का नाम पता है, क्या है लाइबिलिटी का नाम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि हाँ फ्यूचर में डेटर का जो है हमारा लॉस हो सकता है, डेटर हमें फुल पेमेंट कर दे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट रखते हैं तो उसका डिप्रिशिएशन अगर प्रोविजनल बेसिस पे बनाते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर कर चुके हैं, जो तुम लोग करते हो ना एक्यूमुलेटेड मेथड में डिप्रिशिएशन की, हम लोग डिप्रिशिएशन को डायरेक्टली चार्ज नहीं करके उसका प्रोविजन अकाउंट बना के करते, ये किया था हम लोगों ने डिप्रिशिएशन चैप्टर में, जिन्होंने डिप्रिशिएशन कर रखा है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया है कोई बात नहीं, जब होगा तब करोगे, लेकिन सुना होगा जरूर 11 में जो है डिप्रिशिएशन वगैरह किया है, तो कि हम लोग डिप्रिशिएशन को डायरेक्टली एसेट पे चार्ज नहीं करके उसको एक अलग अकाउंट में चार्ज करके रखते हैं, दैट इज प्रोविजन, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में ये लाइबिलिटी हमारा ऑकर होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी हमारा ऑकर होने वाला है, उसके लिए प्रोविजन बनता है, उसके लिए रिजर्व बनता है, लेकिन ये नॉन लाइबिलिटी के लिए बनता है, हमें लाइबिलिटी का नाम पता होता है, लेकिन रिजर्व जो है अननोन लाइबिलिटी के लिए बनता है। हम लोग कुछ अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके का जरूरत हो तो हम लोग उसमें उसको यूज करेंगे, जरूरत का नाम नहीं पता है, लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है कि हमें पता होता है कि किस वजह से हम लोग ये प्रोविजंस का जो है क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, किस वजह से हम लोग प्रॉफिट से कुछ अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं। ये हुआ हम लोग का प्रोविजन का मतलब, और ये हो गया हम लोग का रिजर्व का मतलब। नेक्स्ट देखो, नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब यहाँ पर हम बोलने चाह रहे हैं कि लीगल नेसेसिटी क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं लीगल, लीगल नेसेसिटी है मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है।
समझाते हैं, पहले लिख लो। और इधर अगर हम लोग रिजर्व का देखें तो रिजर्व का जो है इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग बनाए तो भी ठीक है, ना बनाए तो भी ठीक है, वॉलेंटरी है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब देखो हम समझाते हैं, जैसे ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? ये देखो हम लोगों ने प्रॉफिट के अगेंस्ट में से चार्ज किया, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन लिखा, कहाँ चला गया, ये रहा प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन, सॉरी प्रोविजन फॉर डेटर का अमाउंट लिखा 13,000 से हम लोग का पीएल डाउन हो गया। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये काम करता है। पहला बात तो ये समझ लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है। अगर हमें कोई रिजर्व क्रिएट करना है तो ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, ये देखो ये जो नेट प्रॉफिट आया है 1,73,000, अगर इसमें से हम लोग सोच रहे हैं कि 73,000 सेट असाइड कर लेंगे एज अ जनरल रिजर्व, तो इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है रिजर्व, ठीक है। इस रिजर्व का मैंने नाम दे दिया जनरल रिजर्व। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग सेट असाइड करके रख रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले ही नहीं। मतलब इसके वजह से प्रॉफिट हम लोग का कम तो हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद वहां से पैसा बचा रहे हैं, तो ये हो गया जनरल रिजर्व। मतलब रिजर्व का क्रिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से हम लोगों ने इसको सेट असाइड किया, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया नेट प्रॉफिट, लेकिन ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम लोग इसके मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब ये बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आइटम है और ये वाला जो है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, और इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम लोग प्रॉफिट में से ये हटाना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट को इस हिसाब से एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। ये लेकिन लीगल नेसेसिटी है। अब ये समझो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आया, जब पीएल बनेगा तो वहां पर चार्ज करना है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है पीएल एप्रो बनता है, पीएल एप्रो का मतलब है एप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बोल के, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का नेट प्रॉफिट है 1,73,000। अब अगर हमें लग रहा है इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें एज अ रिजर्व जो है सेट असाइड करना चाहिए कि फ्यूचर में किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम हुआ तो उससे हम लोग इस अमाउंट को यूज करेंगे वहां पर, ऐसा अगर हमें लग रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 73,000 जो है रिजर्व बोल के सेट असाइड करेंगे। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन करना, निकले हुए प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब यहां पर ही हमें लिखना है प्रोविजन फॉर, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेटर, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देखो यहां पर बोला है ये लीगल नेसेसिटी है, मतलब ये हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन ये वॉलेंटरी है। क्योंकि देखो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग पैसा हटा के रखना चाहते हैं। अब रखो ना रखो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोगों का एसेट यूज हो रहा है तो उसका डिप्रिशिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करना लीगल नेसेसिटी है। अगर डेटर में हमारा बैड डेप्ट होने का चांसेस है, जो कि हर एक बिजनेस में होता है, तो वो भी हम लोग का लीगल नेसेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने नेसेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट किया, मतलब पॉइंट लिखवा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोविजन क्रिएट करने का। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर depreciation, doubtful debt and other specific liability, ठीक है। तो देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अगर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट यूज हो रहा है तो उसके लिए डिप्रिशिएशन का प्रोविजन क्रिएट करना, दैट इज प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन क्रिएट करना, या फिर अगर कोई और स्पेसिफिक लाइबिलिटी है उसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग देखें रिजर्व, रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व इज टू strengthen the financial position of business,
ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग का बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें एक स्ट्रेंथ रहेगा। क्यों? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट से कुछ अमाउंट रिजर्व बोल के सेट असाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सोच के कि अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए या उस प्रॉब्लम से रिकवर करने के लिए हम लोग इस अमाउंट को यूज करेंगे। तो इससे हम लोग क्या होंगे, स्ट्रांग रहेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आया तो हमारे पास प्लान ए है, ठीक है, कि हम लोग उस रिजर्व के अमाउंट को यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर रिजर्व का अमाउंट भी हमारा कम पड़ गया तो बात अलग है, वो तो हो ही सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमारा सब्स्टिट्यूट जरूर होगा ना अगर हम लोग कुछ पैसा बचा के रखते हैं। तो यही बोल रहा है कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को एक मतलब स्ट्रेंथ देता है। और वैसे भी वही ऑर्गेनाइजेशन जो है रिजर्व क्रिएट कर सकता है जिसका अच्छा खासा प्रॉफिट है, तभी तो वो प्रॉफिट को बिजनेस में जो है रोल ऑन करने के बाद भी थोड़ा अमाउंट सेट असाइड करने के लिए पॉसिबिलिटीज रख रहा है। इसका मतलब रिजर्व जो है, रिजर्व क्रिएट करने का मतलब ही है कि इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी वो रिजर्व क्रिएट कर पा रहा है, और रिजर्व क्रिएट करने से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रेंथ भी दिखता है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे यहां पर, अच्छा और क्या मुझे लिखना पड़ेगा, एक सेकंड हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए। और कोई पॉइंट क्या मुझे देना जरूरी है या फिर इससे काफी है? यहाँ पर प्रोविजंस का जस्ट इतना ही बोला है, ज्यादा कुछ बोला नहीं है इसके बारे में। ठीक है, मैंने मेन मेन पॉइंट लिखवा दिया कि प्रोविजंस का मतलब क्या होगा, और रिजर्व फंड का भी यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, रिजर्व फंड मतलब वही रिजर्व का ही बात हो रहा है। ठीक है, मैंने रिजर्व फंड के जगह सिर्फ और सिर्फ रिजर्व लिखा है। अच्छा, और एक दो पॉइंट लिखवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस। इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि रिजर्व में बी इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस। जो रिजर्व का पैसा है उसको हम लोग चाहे तो बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट प्रोविजंस के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोविजन इन्वेस्ट नहीं कर सकते, प्रोविजंस आर इन्वेस्ट नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस के बाहर इस अमाउंट को कभी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजर्व का पैसा अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो हम लोग उसको बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ दिखता है, ये कहाँ पर शो होता है? ठीक है, शो कहाँ पर होगा, ये बैलेंस शीट में होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी अकाउंट अगर जिन लोगों का है जो पढ़ोगे तब देखना कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के जो हेड है उसके अंडर हम लोग दिखाते हैं रिजर्व को। ठीक है, पॉइंट का नाम ही है इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस। और प्रोविजंस को कहां पर दिखाया जाता है, ये हम लोग दिखाते हैं इट इज आइदर शोन ऑन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम asset for which it is created। ठीक है, जैसे देखो डेटर से यहाँ पर एसेट साइड में कम करके हम लोगों ने लिखा, डेटर से कम करके लिखा, तो वही चीज बोला जा रहा है कि इसको कहाँ दिखाया जा, इसको कैसे दिखाते हैं, ये हम लोग एसेट साइड में जिस वजह से प्रोविजंस क्रिएट करें उस एसेट से इस अमाउंट को हम लोग लेस करके दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इस रिजर्व का पैसा अगर बच जाता है क्या उसको हम लोग कहीं पर यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इट कैन बी, रिजर्व साइड में लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड among शेयर
होल्डर, ठीक है। रिजर्व का पैसा अगर हम लोग का बच जा रहा है तो हम लोग उस रिजर्व के पैसे को शेयर होल्डर्स को, मतलब कंपनी अकाउंट्स का बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन प्रोविजंस का पैसा अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे हम लोग कभी भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे इट कांट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन as dividend among shareholder। अच्छा, इसका पॉइंट लिख देते हैं, यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड। ये मैंने इसीलिए लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर ना जो है लाइन बाय लाइन थॉरोली दे रखा है। एक्चुअली इससे जो है हमें थियोरेटिकली पूछ लेता है कि डिफरेंस बता दो, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला ऐसे करके लिखवा दिया, तो तुम लोग के पास रहेगा तो पढ़ने में आसानी रहेगा। तो पहला तो ये समझ लो कि प्रोविजंस और रिजर्व में मेन फर्क क्या है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम लोग लिख पाओगे। तो प्रोविजंस जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले होता है। रिजर्व हो जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रोविजंस क्रिएट करना जरूरी है, ये लीगल नेसेसिटी है। रिजर्व जो है वो वॉलेंटरी रिक्वायरमेंट है, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही फ्यूचर के लाइबिलिटी को पे करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन प्रोविजन नॉन लाइबिलिटी के लिए और रिजर्व जो है हम लोग का अननोन लाइबिलिटी के लिए जो है क्रिएट किया जाता है। रिजर्व का पैसा अगर रह जाता है तो हम लोग रिजर्व के पैसे को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं बिजनेस के बाहर भी, प्रोविजंस वाले पैसे को नहीं कर सकते हैं। हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिजर्व से, जो कि प्रोविजन से नहीं कर सकते। और इसको कहाँ शो किया जाता है, इसको शो किया जाता है प्रोविजंस को जिस एसेट के लिए ये क्रिएट हुआ है, एसेट साइड में बैलेंस शीट में उस एसेट से लेस करके दिखाते हैं। रिजर्व को हमें दिखाना पड़ता है रिजर्व सरप्लस के अंडर में, ठीक है। और ये देखो मैंने सारे पॉइंट एक बार करके फिर से रीड कर दिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना। और इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है स्ट्रॉन्ग दिखाना, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लेकिन तो ये हमें जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इलस्ट्रेशन 13 में एक पॉइंट दिया है, बोल रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है देखो, यहाँ पर क्रिम्सन लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनका जो पीएल है उसमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे कि डेप्रिसिएशन दिख रहा है, बैड डेप्ट राइट ऑफ दिख रहा है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब जैसे देखो ये वाला, यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना हुआ, 13,000। हम लोग के पास पहले से प्रोविजंस कितना था, 30,000 था। करेंटली जो है रिक्वायरमेंट 43,000 का हुआ, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग का 13,000 हो गया। वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोपोज डिविडेंड। तो प्रोपोज डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करने का बात हो रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। प्रोपोज डिविडेंड वगैरह हम लोग पीएल एप्रो में लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोपोज्ड डिविडेंड। अगर हम प्रोपोज डिविडेंड का मतलब है कंपनी ने अपने मीटिंग में डिक्लेयर किया है कि हम लोग अपने शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड देंगे, तो ये यहाँ पर आएगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का ही हिस्सा होता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कोई आउटसाइडर का पेमेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट से हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा देने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट रिटेन हो गया, रह गया, तो ये 20,000 है। लाइबिलिटी फॉर टैक्स दिख रहा है हम लोग का 4,000, तो ये प्रोविजंस होता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी अकाउंट्स का भी मैटर दे दिया है वैसे। तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटी फॉर टैक्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उसके बारे में दिया हुआ है, तो दैट इज 4,000। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ दिखता है पीएल में, ठीक है, डेप्रिसिएशन पीएल में दिखता है 57,500। बैड डेप्ट यहाँ पर दिखेगा, बैड डेप्ट हो जाएगा 21,000। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो टू पीबीडीडी ये हम लोग का हो गया 18,000। प्रोपोज डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। और लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन मतलब ये नेट प्रॉफिट के बाद आता है, नेट प्रॉफिट इतना है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कितना लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन है। और उसके बाद ये एक्चुअली क्या होगा, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है। लेस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हम लोग ये डिविडेंड देंगे। डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे रिटेन प्रॉफिट बोला जाता है। यहाँ मैंने पॉइंट को जस्ट इलेबोरेट करके बताया कि कौन से पॉइंट का मतलब क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, बोल रहा है
स्टेट विच वन ऑफ द आइटम 1 to 6 above आर ट्रांसफर टू प्रोविजन, इसमें से एक 1 से लेके 6 तक जितने भी आइटम दिए हुए हैं इसमें से कौन सा आइटम प्रोविजंस में जाएगा, मतलब प्रोविजंस के अंडर आएगा, कौन सा आइटम रिजर्व को जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर टू रिजर्व, और कौन सा आइटम ना तो प्रोविजन है ना तो रिजर्व है, ऐसा हमें पूछा है। ठीक है, ना तो प्रोविजन है ना तो रिजर्व है। अच्छा, हम लोग को पहले बोल रहा है कि प्रोविजन बता तो रिजर्व बता, तो जैसे सबसे पहला है डेप्रीशिएशन 57,500। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन का हम लोगों ने अभी अभी देखा, डेप्रीशिएशन का प्रोविजन क्रिएट होता है, वो चार्ज अगेंस्ट पीएल है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो है ट्रांसफर टू प्रोविजन में आ जाएगा। तो ये देखो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। ये वाला हटा देते हैं, यहाँ पर करके दिखा दें। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोविजन में क्या क्या आइटम जाएगा। पॉइंट बी में लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या क्या आइटम जाएगा। पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन, नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन नॉट रिजर्व। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले है डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन हम लोग का प्रोविजन, डेप्रिशिएशन पे प्रोविजन क्रिएट होता है, तो ये हम लोग का प्रोविजन का आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसफर टू प्रोविजन में हम लिख लेते हैं पॉइंट 1। ठीक है, मतलब डेप्रिशिएशन जाएगा। अच्छा, बैड डेप्ट दिया है, बैड डेप्ट जो है ये हम लोगों का एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये ना तो कोई प्रोविजन है ना तो कोई हम लोग का रिजर्व है। क्यों ये नहीं बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, या फिर सिर्फ बैड डेप्ट भी नहीं बोला है, बोला है बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। तो अगर हम लोग बैड डेप्ट राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब कंफर्म हमें पता है कि इतना बैड डेप्ट हुआ है, तो ये प्रोविजन नहीं है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को मैंने प्रोविजन कैटेगरी में दिया। डेप्रिसिएशन कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो करता है, मतलब जो भी परसेंटेज लगाता है 5%, 2%, 9% जो भी लगाता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, वो कंफर्म नहीं होता है, वो एक एजम्पशन बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन अपना एस्टिमेटेड बेसिस पे वो अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन हमेशा प्रोविजन से रिलेटेड होता है। और बैड डेप्ट का यहाँ पर बोला है राइट ऑफ, मतलब कंफर्म कितना बैड डेप्ट हुआ है, इसको बोलते हैं बैड डेप्ट राइट ऑफ। ठीक है, तो बैड डेप्ट राइट ऑफ मतलब कंफर्म इतना लॉस है हमें पता चल गया, तो ये लॉस हो गया, तो ये हम लोग का ना तो रिजर्व है ना तो प्रोविजन है, तो पॉइंट 2 जो है ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, ये सी नंबर पॉइंट में नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन नॉट रिजर्व। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो यहाँ पर दिया ना डेटर का प्रोविजन का इंक्रीज इतना हुआ, ये तो बता ही रहा है कि प्रोविजन का पार्ट है, तो 18,000 हम लोग का कहां पर जाएगा, ये प्रोविजंस में जाएगा, यानी पॉइंट नंबर 3 ये हम लोग का ट्रांसफर टू प्रोविजन का आइटम है। ठीक है, ये प्रोविजन से रिलेटेड आइटम है। अच्छा, उसके बाद दिया है प्रोपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब है ये हम लोग का जो है डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का मतलब हो जाएगा कि हमें डिविडेंड जो अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, ये हम लोग का मतलब रिजर्व क्रिएट तो नहीं है। देखो रिजर्व क्रिएट का मतलब है कि हम लोग अननोन लाइबिलिटी रिजर्व क्रिएट कर रखा है उससे डिविडेंड पे करेंगे, वो हो सकता है, ये जो प्रॉफिट आ गया उससे डिविडेंड पे करेंगे तो वो पीएल एप्रो का आइटम है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है क्या इसको हम लोग रिजर्व में ऐड कर सकते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब क्या, क्या ये रिजर्व कैटेगरी में आएगा, नहीं, प्रोपोज डिविडेंड रिजर्व नहीं होता है। हाँ, हम लोगों ने जो डिविडेंड प्रोपोज किया है अपने शेयर होल्डर को उसका पेमेंट अगर हमारे पास रिजर्व का अमाउंट एक्सेस है तो वहां से पे कर सकते हैं। नॉर्मली डिविडेंड जो है प्रॉफिट से पे करती है कंपनी, अगर उसके पास पहले से प्रॉफिट पड़ा हुआ है रिजर्व बोल के तो वो भी यूज कर सकती है। तो प्रोपोज डिविडेंड का जो है वो इंडिविजुअली कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, प्रोपोज डिविडेंड कोई रिजर्व नहीं है ना तो कोई प्रोविजन है, तो इसीलिए ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा प्रोपोज डिविडेंड जो 4th नंबर पॉइंट है ये हमारा सी नंबर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट जो हम लोग के पास रह रहा है ये हम लोग का रिजर्व में हो गया। देखो प्रॉफिट जो हम लोग के पास रह गया वो ये देखो ये रिजर्व सरप्लस का हेड, जब तुम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो और भी क्लियर होगा, यहाँ पर क्या क्या आता है पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, जनरल रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता
आता है, रेवेन्यू रिजर्व आता है। तो ये सब रिजर्व के बारे में पढ़ने तुम लोग को मिलेगा जब तुम लोग कंपनी अकाउंट्स को डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस के हेड में जो आता है वही रिजर्व होता है, और इसके हेड में पीएल आता है। इसके अलावा आता है और भी अलग अलग रिजर्व आता है, जैसे कि सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हर एक रिजर्व का अलग अलग जो है मतलब उसको क्यों क्रिएट किया गया है, उसका पूरा डिटेल्स जो है हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जब तुम लोग इंटर वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब जो है ग्रुप 2 वगैरह में होता है ये सारी चीज। तो यहाँ पर देखो, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये तुम लोग को पता होगा, इसके बारे में तुम लोग को जरूर पता होगा। अगर कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का पैसा होता है उसे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जिनका है कंपनी अकाउंट्स उनको पता चलेगा कि कैसे करके होता है। लेकिन क्या होता है, ग्रुप 2 में इंटर में हमारा पूरा इस पे डिटेल्स होता है। जैसे कि मैंने बोला ना अभी सीआरआर के बारे में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब जो है बाईबैक वगैरह में होता है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्स का बात होगी, यहाँ बता के फायदा नहीं। लेकिन हम एक तुम लोग को हिंट्स दे सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला ये सभी को पता होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, कंपनी अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो वो प्रीमियम का पैसा यहाँ पर जो है आता है, वो रिजर्व सरप्लस के हेड में आता है। तो बेसिकली रिजर्व सरप्लस के हेड में जो आएगा वही हम लोग का रिजर्व होगा। तो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया क्या क्या आता है रिजर्व सरप्लस के हेड में, तो बचा हुआ प्रॉफिट भी आएगा। तो रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये 5th नंबर, ये हम लोग का रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। ये 5th नंबर हम लोग का रिजर्व में आ जाएगा। और लास्ट बचा 6th नंबर, लाइबिलिटी फॉर टैक्स। तो टैक्स के लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि टैक्स जो है ना वो कंपनी क्या करती है, पहले से एस्टिमेट करके एडवांस बेसिस पे करती है, ठीक है। मतलब पहले से कंपनी का जो ईयर एंड होने के पहले वो एस्टिमेट करके रिटर्न फाइल कर देती है। तो टैक्स पढ़ने से समझ में आएगा, तुम लोग टैक्स तो पढ़ते हो तो वहां पर देख सकते हो। तो लाइबिलिटी फॉर टैक्स जो है 4000, ये हम लोग का प्रोविजनल बेसिस पे क्रिएट होता है कि फ्यूचर में हमें टैक्स पे करना है। कंपनी को पता है कि उसको फ्यूचर में हर एक साल टैक्स पे करना है, तो उसके लिए वो पहले से ही अमाउंट सेट असाइड करती है। तो वो होता है लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। तो ये हम लोग का प्रोविजन का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6th नंबर पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कि रिजर्व सरप्लस के अंडर क्या आएगा, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होगा, प्रोविजन क्या क्या बन सकता है, और कौन सा ऐसा आइटम है जो ना तो प्रोविजन है ना तो रिजर्व है। तो ये देखो, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनता है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो है फ्यूचर में हम लोग इसको, ये लाइबिलिटी हमारे लिए नोन होता है और इसके लिए हम लोग जो है एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये वाला इंक्रीज इन प्रोविजन, ये बता ही रहा है प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, तो ये ट्रांसफर टू प्रोविजन का ही पार्ट है। और नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा, टैक्स के लिए जो पेमेंट है ये फ्यूचर का लाइबिलिटी हमें पे करना है, नॉन लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी एस्टिमेटेड करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये लाइबिलिटी ऑकर होने वाला है। कितना ऑकर होगा वो नहीं पता, लेकिन पता है कि ये ऑकर होने वाला है। तो ये सब हम लोग का प्रोविजन हो गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये तो हम लोग का जो है लॉस है, ठीक है। ये ना तो हम लोग का प्रोविजन है, फ्यूचर का ना कोई लाइबिलिटी है, ना पीएल का एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का जो बात था 4th नंबर, ये भी हम लोग का ना तो कोई प्रोविजन है ना तो कोई, मतलब ये हम लोग ना तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो करते ही नहीं है, ना तो हम लोग इसको रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ ये प्रॉफिट पीएल जो है ये रिजर्व का पार्ट होता है, ठीक है। 13 नंबर हम लोग का नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना था हम लोग को, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट दे दिया है कैसे करके क्या करना चाहिए। रटने का जरूरत नहीं है, हम लोग तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट कैसे होता है। अच्छा, अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होता है ये हम बता देते हैं। देखो इसमें 4-5 पॉइंट है, वो एक बार लिखवाते हैं ताकि रिकॉल हो जाए तुम लोग को। लिमिटेशन तुम लोग को पता होगा, ठीक है, 11 में फाइनल अकाउंट्स किए हो तो पता तो होगा। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन क्या है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स तो है ही, हमें बिजनेस का पूरा परफॉर्मेंस वगैरह पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फिर भी इसका कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशन है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, ये देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट, एक मिनट, हिस्टोरिकल
रिकॉर्ड्स या फिर कॉस्ट। हम सिर्फ पॉइंट को लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहेगा, हम पॉइंट समझा देते हैं। देखो, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमारे पास्ट रिकॉर्ड से बनता है। जैसे ये देखो, हम लोग के पास अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, या फिर जब भी तुम लोग कोई फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, कंपनी का बनाओ, पार्टनरशिप का बनाओ, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बनाओ, मतलब जैसे मिस्टर गावस्कर का यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, तो यहाँ पर देखो ये जो हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक वगैरह अभी अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये सब डेटा क्या था, ये सब हिस्टोरिकल डेटा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे 31 मार्च 20 का, और डेटा यूज कर रहे हैं उसके पूरे ईयर का। ठीक है, हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में जो भी डेटा हमारे पास जो है गैदर हुआ है, उसको यूज करके हम लोग इस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी डेटा होता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पास्ट या फिर हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। और लेकिन जो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लिमिटेशन क्यों हुआ? क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी इन्वेस्टर है या फिर शेयर होल्डर है, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर होगा, इन्वेस्टर होगा जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हमेशा जो है कंपनी के प्रेजेंट पोजीशन से लेना देना होता है। फ्यूचर में कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है उससे लेना देना होता है, उनको पास्ट डेटा से लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक जो है हमारे पास लिमिटेशन देखने को मिलेगा कि हिस्टोरिकल डेटा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, लेकिन जो हम लोग के शेयर होल्डर वगैरह है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट जो है फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है, इसीलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके जो क्वेरीज है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो एक पॉइंट थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज बेस्ड ऑन पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा while parties like shareholder और investor etc, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आर इंटरेस्टेड इन knowing the present position and future prospect। तो लोगों को तो फ्यूचर का ही पता करने का मन रहेगा ना, कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा लगा रहे, शेयर होल्डर भी कंपनी में पैसा लगा रहे, तो उसको भी फ्यूचर के चीजों से ही लेना देना होगा, प्रेजेंट के चीजों से। पास्ट का डेटा देख के क्या पता चलेगा? ठीक है, मतलब पता कुछ भी अगर चलेगा कि हाँ ठीक है कंपनी अच्छा रन कर रही है, लेकिन इसका फ्यूचर या प्रेजेंट पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें उतना कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है अफेक्टेड बाई एस्टिमेट्स। ठीक है, एस्टिमेट्स बहुत सारे जगह पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे यूज करते हैं। जैसे कि डिप्रिशिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं, तो हम लोग एक एसेट का जो यूजफुल लाइफ है उसको एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए हम लोग लिखते हैं ना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। मतलब एक मशीन खरीदा और हम लोग उसका एक एस्टिमेशन ले लेते हैं, हाँ ये मशीन 15 साल चलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेशन कर लिया। ठीक है, डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर भी एस्टिमेशन लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है हम लोग जब भी बहुत सारी चीजों का एस्टिमेटेड वे में जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इससे हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रहे, एस्टिमेशन बेसिस पे दे रहे। हो सकता है आगे जाके एस्टिमेशन वैसा ना रहे, हम लोगों ने सोचा एसेट 15 साल चलेगा, एसेट चला हम लोग का जो है 10 ईयर्स। ठीक है, तो एस्टिमेशन गलत हो गया। तो वही चीज है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या चीजों पे एस्टिमेशन यूज करते हैं, जैसे कि स्टॉक वैल्यूएशन पे यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन पे यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने एफ एस लिख दिया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, तो इसमें एक बायसनेस होता है। जैसे किसी को किसी मशीन, मान लो कोई
पर्टिकुलर कंपनी का मशीन खरीदा है तो उसको लग रहा है नहीं नहीं ये मशीन जो है मुझे पता है बहुत अच्छा कंपनी है 15 साल चलेगा, लेकिन चला 10 साल, ठीक है। तो बायसनेस वगैरह हो सकता है, वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि बायसनेस हुआ तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एक डिमेरिट्स हो गया ना, तो वही चीज बोल रहा है। हम लोग तो डिमेरिट से लिखना चाहते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में लिखते हैं, देखो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ से भी तुम लोग पढ़ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ काफी ज्यादा लिखा हुआ है तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो तुम लोग लिख सको। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग होता है, जैसे कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज ले लेते हैं, इससे हम लोग का प्रॉफिट लॉस अलग आ सकता है। जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा कि एसेट का हम लोग डिप्रिशिएशन जो है लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। कोई सोच रहा है डब्ल्यूडीबी मेथड में लगाएंगे, तो एक ही एसेट होने के बाद भी किसी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर हम लोग डिप्रिशिएशन एसएलएम में लगाते हैं और फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक जैसा आंसर आएगा। और अगर हम लोग डब्ल्यूडीबी लगाते हैं सेम उसी एसेट पे, ठीक है, फिर उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस आ जाए तो हम लोग का सेम ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट ही चेंज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये लिमिटेशन हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि हम लोग डब्ल्यूडीबी लगा के करेंगे, डब्ल्यूडीबी लगा के नेट प्रॉफिट निकाला, और वही सेम ऑर्गेनाइजेशन उसी एसेट पे अगर एसएलएम लगाएगा और आंसर निकालेगा तो कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं क्योंकि दोनों मेथड अलग होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग, हम थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तुम लोग पूरा जो है लिख लेना बाद में, अभी अगर लिख रहे हो मेरे जैसे शॉर्टकट तो लिख लो, लेकिन बाद में ठीक कर लेंगे। सो प्रॉफिट और लॉस में बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज के वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रिशिएशन कैन बी प्रोवाइडेड आइदर ऑन एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड एंड thereby giving different प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आता है क्योंकि दोनों मेथड का जो है कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही चीज लिखवा दी है, तुम लोग अपना लैंग्वेज यूज करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट को ही दिखा सकते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट को हम लोग नहीं दिखा सकते। जैसे कोई हमारा ऐसा कोई वर्कर है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो चीज हम लोग यहाँ पर जो है शो नहीं करवा सकते। या फिर वर्कर जो काम कर रहा है वहां पर उसका वर्किंग कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कर है तो उसे किसी भी कंडीशन में हम लोग काम करने की रख देंगे, उसको एक बेटर कंडीशन तो हमें देना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्वांटिटेटिव जो कंडीशन है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर भी देता है, लेकिन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को नहीं शो कर पाता है। लेकिन अच्छा बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन उसके एम्प्लॉय लोग खुश नहीं है क्योंकि उसके उनके लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल जो है ह्यूमन बीइंग के मतलब लिए एकदम फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। तो फिर ये सारी चीजों को कैसे पता करें, ये सारी चीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर वही चीजों को लिखेंगे क्वालिटेटिव एलिमेंट सच एज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट कितना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वर्किंग कंडीशन, ये भी मायने रखता है ना, वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर, पब्लिक रिएक्शन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं
सॉरी पब्लिक रिलेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ रिलेशन वगैरह मतलब कैसी कंपनी है वो तो उसका मतलब गुडविल कैसा है, अच्छा है बुरा है, मतलब कोई भी काम थोड़ी ना हम लोग कर सकते हैं, इलीगल कुछ भी थोड़ी ना कर सकते, पब्लिक रिलेशन कैसा है, ठीक है। आर नॉट प्रोवाइडेड, ये सारी चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। नॉट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज दे कांट बी मेजर्ड इन मनी टर्म, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग मनी यानी पैसे में इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और अकाउंट जो है वो तो हमें पैसे के बारे में ही बताता है ना, क्योंकि जब तक हम लोग का एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं होगा मनीटरी टर्म में, ठीक है, तब तक तो हम लोग का जर्नल एंट्री नहीं होगा, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ना तो जर्नल होगा, ना लेजर होगा, तो ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो क्योंकि ये सारी चीजों को हम लोग मनीटरी टर्म में वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट को शो करने के लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट केपेबल नहीं है। और नेक्स्ट लिखेंगे प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, ठीक है। प्राइस लेवल चेंजेस जो है वो इग्नोर हो रहा है, मतलब किस चीज का बात हो रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हो गया कि आज अगर कोई चीज, आज मान लो तुम लोग एक पेन खरीद रहे हो 10 रुपए में, ठीक है, 1 साल बाद देखोगे वही पेन 10.5 रुपए हो गया, ठीक है। मतलब टाइम वैल्यू मनी, टाइम के साथ साथ जो है पैसे का वैल्यूएशन कम होते जा रहा है। 10 रुपए में मान लो 2 पेन मिल रहा था, अब 1 पेन मिलेगा, ठीक है। तो अब कितना इन्फ्लेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि टाइम वैल्यू मनी प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर पाता है। तो यहां पर लिखते हैं, देखो इस पॉइंट को, एसेट आर शोन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू, hence financial statement do not reflect current मार्केट पोजीशन। बताते हैं ये कैसे होगा, वो भी हम बताते हैं। मार्केट पोजीशन के साथ एट पर नहीं हो पाता है, स्पेशली फिक्स्ड एसेट वगैरह का जो कॉस्ट है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो एसेट है, ये मान लो हम लोगों ने खरीदा है, ये जो बिल्डिंग है ये 6 लाख दिख रहा है, ठीक है। ये मान लो 2-3 साल पहले खरीदा है, अब ये 6 लाख के ऊपर ही डिप्रिशिएशन होके इसका जो है बाकी वैल्यू दिख रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग का हो सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से इसका वैल्यू कम हो गया है और भी, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग पे तो डिप्रिशिएशन लगेगा ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस चीज का जो है वैल्यू जो है वो जब खरीदे थे तब जो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट था उसी पे दिखाते जाते हैं, ठीक है। तो ये 5,70,000 जो दिख रहा है वो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, आज के डेट पे इस बिल्डिंग के वैल्यू के हिसाब से डिप्रिशिएशन तो नहीं लग रहा है। तो ये 6 लाख जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, तो वही चीज बोल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है ये कंसिडर नहीं कर पाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट 6 नंबर, कैन नॉट, कांट लिख देते, कांट मीट पर्पस ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, उनका ये देखो ये बात मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में भी बोला है, इस पॉइंट को और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसीलिए लिख लो कि कांट मीट पर्पस ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं द नंबर ऑफ पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज large and their interest vary। और सबका इंटरेस्ट जो है अलग अलग होता है। जैसे क्रेडिटर सोचता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट पे सप्लाई करें या नहीं करें, मेटेरियल वगैरह, या
फिनिश गुड्स वगैरह, ठीक है। इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, शेयर होल्डर सोचता है मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज हर एक लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। वही चीज बोल रहा है, द नंबर ऑफ पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लार्ज एंड देयर इंटरेस्ट वेरी, उनका इंटरेस्ट वेरी होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर can't meet the requirement of all, requirement ऑफ ऑल। ये एक एडिशनल मैंने लिखवा दिया, बाकी ये पॉइंट नंबर 1 से मैचअप कर ही रहा था कि जितने भी मतलब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जैसे कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के वजह से, ठीक है, और जो है बायसनेस रहता है, एस्टिमेशन बेसिस पे बनता है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो है अलग अलग प्रॉफिट दिखेगा। तो इससे क्या होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनका डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या करें, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनता है वैसे ही बना सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो हर एक चीज का मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही होता है, तो ये उसका डिमेरिट्स हो गया। तो ये भी अगर तुम लोग को जो है थियोरिटिकली पूछ ले तो तुम लोग इसका आंसर कर सकते हो। और ये देखो हम लोग का ये वाला कंप्लीट भी हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बीच में तो थ्योरी था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये कंप्लीट कर लेंगे, और ये 5 यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 के अलावा बाकी सभी छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे।